fractional part of x. What is fractional part of x? It is y is equal to good morning. Y is equal to f of x equal to, this is called fractional part of x. Okay, it's denoted by curly bracket. Which is x minus greatest integer of x. आप जो भी दिया जाएगा उसका इंटीजर पार्ट को हटा दो, बाकी जो बचेगा दैट इज योर फ्रैक्शनल पार्ट. Okay, suppose x is equal to 2.7. What is your fractional part? इसका इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2. 2. फ्रैक्शनल क्या होगा? इधर से ये माइनस कर दो. 0.7. 0.7. Suppose x equal to 9. Greatest integer I. 9. Fractional part 0. 0. Suppose x equal to minus 3.8. Greatest integer -4. very good. Greatest integer -4. And fractional part क्या होगा? ये माइनस ऑफ दिस. आपका फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर. So minus 3.8 is the x. Fractional part is, sorry, greatest integer the -4. मतलब minus of -4. क्या मिला? 0.2. 0.2. फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है. ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन. फ्रैक्शनल मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन डिनोमिनेटर होता है. Okay? If a by b, if a strictly less than b, then it is called fractional, and it's always lies in between 0 to 1. So every fractional value lies in between 0 हो सकता है, but equal 1 कभी नहीं होगा. Equal 1 नहीं होगा. 0 कब होगा? जब इंटीजर रहेगा. ओके, अदरवाइज 0 to 1 के अंदर रहेगा. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x lies in between 0 to 1. तो डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? इसका ग्राफ कैसे देखेंगे? देखते इसका ग्राफ.
This is 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1. साला तब ये टाइम मेरा बहुत टाइट हो गया। ऐसे अच्छा तो भाई वही वाला है तो साला वो और ही ठीक है उससे अच्छा। ये तो बहुत टाइट हो गया। When x lies in between 0 to 1, when x lies in between 0 to 1, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? आप खुद बता सकते हो अभी। If x lies in between 0 to 1, उसके लिए ग्रेटेस्ट रेंजर क्या होता है? If x lies in between 0 to 1, ग्रेटेस्ट रेंजर क्या होता है? Those value lies in between 0 to 1, इसके अंदर जो वैल्यू रहेगा उसका ग्रेटेस्ट रेंजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट रेंजर क्या बताया था? जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर। तो x जब इसके अंदर रहता है उसका इंटीजर ग्रेटेस्ट रेंजर क्या होगा? यस, 0 0। तो यहाँ पे हम 0 डालेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू x। यू विल गेट y इक्वल टू x वैल्यू व्हेन x लाइज इन बिटवीन 0 to 1। 1 to 2 होगा तो व्हेन x लाइज इन बिटवीन 1 to 2, 1 इसकी 1 होता है तो आंसर क्या होगा? x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 1। 2 to 3 होगा तो 2, 2 2 तो ये हो जाएगा x माइनस 2। 3 to 4 होगा तो x minus 3 वेरी गुड, इट इज x माइनस 3। तो 0 to 1 के लिए आपका ग्राफ क्या हो रहा है? y इज इक्वल टू x, y इक्वल टू x ग्राफ। y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है। ओके, पासेस टू ओरिजिन पर 45 डिग्री करेगा, यहाँ पे ओपन होगा। जब 1 to 2 आ रहा है ना, आपका y इज इक्वल टू x माइनस 1। y इज इक्वल टू x माइनस 1 मतलब when x इक्वल टू 1, when x इक्वल टू 1 y का वैल्यू 0, when x इक्वल टू 2 y का वैल्यू 1। फिर वही ग्राफ मिलेगा। 2 to 3 के लिए आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा। 3 to 4 के लिए you'll get graph like this। 4 to 5 के लिए आपको ऐसे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस मिलता है। you'll get set of parallel lines। समझा? यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ ना, मतलब सर्कल कर रहा हूँ, दैट इज ओपन। विल गेट सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। व्हाट इज द डोमेन? मैं x का वैल्यू क्या ले सकता हूँ? कुछ भी रियल नंबर, कोई भी नंबर, कोई रियल नंबर रख सकते हो। टोटल r होगा। रेंज क्या होगा? आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 1 0 to 1, 1 को टच नहीं कर रहा है। ओके, सब ओपन है, 0 to 1 के अंदर है। यहाँ पे जो मैंने लिखा, तो रेंज होगा 0 to 1, 0 क्लोज। ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटर।
जब एक नोट कर लो, आपका x प्लस एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? लास्ट टाइम शायद बताया था, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, n इज द आपका इंटीजर होगा। इफ n इज द इंटीजर देन x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n। सिमिलरली x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? सपोज 4.2 प्लस 10, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? हाँ, 4.2 प्लस 10 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? टेन का फ्रैक्शनल पार्ट होता है क्या? टेन का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? टेन का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? इसमें क्या 0. होगा? तो 4.2 का फ्रैक्शनल क्या है? 4. 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन है इसमें? 0.2. 0.2। ओके, तो ये दोनों का सम कितना आ गया? 14.2। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.2. 0.2। तो अब 10 रहे ना रहे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? 10 के जगह भी मैं 100 कर दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? No. तो x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट, इफ n इज द इंटीजर, x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट इटसेल्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। तो कभी आपको फ्रैक्शनल पार्ट आता है देन यू कैन यूज दिस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर।
next function is the exponential function. ये क्या होता है? व्हाट इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं? इट इज y equal to a raised to x is called exponential function provided a greater than 0. a is called base. base आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो उसको फंक्शन में नहीं लिया जाता है. एक्सपोनेंशियल होगा बट इट इज दैट इज नॉट योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. y is equal to a to the power x is called exponential function. इसका दो टाइप का ग्राफ होता है. बेस, इफ बेस कुछ भी होगा पॉजिटिव वैल्यू, तो पावर कुछ भी होगा तो आंसर आपका क्या होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. सपोज बेस 2, इसका पावर में कुछ भी डालूंगा, -3 डालो कि +3 करे, -100 करो कि +100 करो, वैल्यू क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, इट इज 1/2⁻³ ग्रेटर देन 0. ये भी ग्रेटर देन 0, सब के सब ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, तो ये जो y का वैल्यू रहेगा ना, इसका ग्राफ जो होगा ऑलवेज लाइज अबव द x एक्सिस. So there are two types of exponential function. एक होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, एक होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग. तो दैट टाइम यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस, ऐसे ग्राफ मिलता है. एक्सपोनेंशियली वो बढ़ता रहता है. ये जो पॉइंट होगा when x equal to 0, y का वैल्यू 1 होता है, तो ये 0,1. दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to a to the power x where a greater than 1. जब a का वैल्यू बेस मोर देन 1 होगा, तो आप जितना पावर बढ़ाते जाओगे ना, वैल्यू बढ़ता जाएगा. सपोज 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? increase, इंक्रीजिंग. ठीक है ना, तो दैट टाइम यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस. मेरा x वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू भी बढ़ रहा है. सपोज हाफ रखेंगे, हाफ पावर 1, हाफ रेज टू 2, हाफ टू द पावर 3, हाफ टू द पावर 4. इसका वैल्यू क्या हो रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग. तो एक केस में आपका ग्राफ उल्टा हो जाएगा. ठीक है, दैट टाइम विल गेट ग्राफ लाइक दिस, ऐसे ग्राफ होता है. x का मतलब 1/2 टू द पावर -4, इसका वैल्यू बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा होता है. ठीक है ना, तो दैट टाइम विल गेट ग्राफ, ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा. सिमिलर ग्राफ मिलता है बट रिवर्स फॉर्मेट में रहता है. ठीक है, और ये यहाँ पे एक फॉर दिस केस आपका x टेंड्स टू -∞, ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगा. फॉर दिस ग्राफ आपका x वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी, आपका y का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है. तो दिस इज द ग्राफ. ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा. तो दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू a to the power x, but a lies in between 0 to 1. जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तब आपको डिक्रीजिंग ग्राफ मिलता है. जब
दिस इज द ग्राफ y is equal to a to the power x a more than 1. जब बेस मोर देन 1 होता है ये आपको इंक्रीजिंग फॉर्मेट में मिलता है. दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ग्राफ. आपका आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंग कर रहा है. एंड दिस इज द डिक्रीजिंग. ठीक है. तो दो तरीके से एक्सपोनेंशियल होता है. एक होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग. हम बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, आपका मार्क्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर रहा है. इसका मतलब वो कभी कम नहीं होगा, बढ़ेगा. ओके. आपका टेस्ट टू टेस्ट आपका मार्क्स बढ़ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग. टेस्ट टू टेस्ट आपका मार्क्स कम हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. तो ये याद रखो, 2 to the power 3 हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाएगा 2 to the power x, बट माइनस 2 to the power x इट इज नॉट अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो बेस को दो पार्ट बना गया एंड इक्वल 1 होगा. तो मैंने दो पार्ट बनाया. बेस को बेस बताया कि मोर देन 0. मोर देन 0 को मैंने दो पार्ट बनाया. 0 to 1 रखा है, एक मोर देन 1 रखा, एक 0 to 1 रखा. ऐसा इक्वल 1 होगा तो क्या होगा? when a is equal to 1, 1 to the power x क्या होता है? 1. 1 होता है. दैट टाइम आपको लाइन के क्या मिलेगा? आप विल गेट स्ट्रेट लाइन. ठीक है. कौन सा स्ट्रेट लाइन मिलेगा? ऐसे लाइन इसके थ्रू पास कर जाएगा. विल गेट वन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x. You'll get this straight line. Okay, when a is equal to 1. This is the graph y is equal to a to the power x when a equal to तो इसका डोमेन क्या होगा? x का वैल्यू हम क्या 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 ले सकते हैं, मतलब क्या नहीं ले सकते हैं, वो भी बताओ. डोमेन क्या होगा इसका? एक्स वैल्यू हम क्या कहां से कहां तक ले रहे हैं? ये ग्राफ के लिए आपका सपोज दिस इज द ग्राफ. एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी सब कुछ ले रहा हूँ ना. सबके लिए, हर एक्स के लिए मेरे पास ग्राफ है. एवरी एक्स के लिए मेरे पास ग्राफ है. नहीं, आपका ग्राफ आपका तीनों एट ए टाइम नहीं होगा, कोई एक होगा. ग्राफ आपका कोई एक होगा. ये होगा नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा. दैट डिपेंड्स अपॉन ए वैल्यू. ओके, कोई एक ग्राफ होगा. तो आप चाहो तो तीन ग्राफ बना मतलब बना दो. कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन मेक 3 ग्राफ्स. ऐसे ग्राफ होगा. ये होगा आपका 0,1. This is the graph y is equal to a to the power x when a lies in between 0 to 1.
This is the graph y is equal to a to the power x when a equal to 1. तो ये तीनों से कोई एक होगा, तीनों एट ए टाइम नहीं होगा। कोई एक होगा। अब बताओ तीन, मतलब वेदर ग्राफ आपका ये बन रहा है कि ये हो रहा है कि ये हो रहा है, तो डोमेन क्या होगा? तीनों के लिए आपका डोमेन क्या है? All real numbers. ऑल रियल नंबर्स। रेंज? One comma यस। रेंज क्या आ रहा है इसका? रेंज मतलब y का वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक है? ये ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी कट नहीं करेगा, तो ये ग्राफ क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। ओके, y का वैल्यू क्या होगा? इसका y का वैल्यू क्या है? ये केस के लिए y का वैल्यू क्या है? मोर देन 0। हर केस के लिए आपका मोर देन 0, तो 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है? अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 0 से लेके बोथ ओपन। इसके लिए ये के लिए ये व्हेन a इक्वल टू 1 आपको सम कांस्टेंट मतलब 1 मिलता है। एक फॉर दिस केस आपका डोमेन होगा ऑल रियल बट रेंज होगा 1, एक केस के लिए। बट ओवरऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए आप बता नहीं पाओगे, मतलब ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, जब तक आपको a डिफाइंड नहीं होगा। a ग्रेटर देन होगा तो देन यू विल गेट इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। a लाइज इन बिटवीन 0 to 1 करेगा तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड a इक्वल टू 1 होगा तो कांस्टेंट फंक्शन। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। ठीक है, जब a इक्वल टू 1 होगा दैट टाइम यू विल गेट रेंज इन द फॉर्म। कुछ प्रॉपर्टीज है दैट ऑलरेडी यू नो। Some properties you know, some don't know. A to the power m into a to the power n is what? a raised to n plus n, m plus n. Plus n. Good. A to the power m upon a to the power n. A raised to m minus n. M minus n. Okay. A raised to 0 always 1. A to the power m to the power n. A raised to mn. A raised to n. Or okay, this already you know. If a to the power m is equal to a to the power n, implies what? If a raised to m is equal to a raised to n, then क्या मिलता है? m is equal to n. m equal to n हमेशा। वन का पावर 8, वन का पावर 100, 1 raised to 8 कितना होता है? 1. 1 raised to 100, 1. both are equal. No. Yes. तो 8 equal 100 No. नहीं, आप बोल रहे हो m equal to n, हमेशा नहीं होगा ना। कब होगा? m equal to n होगा
इफ ए इज नॉट इक्वल टू 1, नहीं, इफ ए इक्वल टू 1 तो नॉट नेसेसरी एम एन कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आंसर क्या होगा, कोई एक होगा, एम इक्वल टू एन और ए इक्वल टू 1, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो व्हेन ए इक्वल टू 1 एम एन में कोई रिलेशन आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। मेन होता है इनइक्वालिटी ए रेस टू एम ग्रेटर देन ए रेस टू एन implies क्या होगा, a raised to m greater than a raised to n implies what? m greater than n. अच्छा, half to the power 3, half to the power 4, which one greater? Power 3. Power 3 वाला greater, तो 3 raised to 3 greater than 4 implies 3 greater than 4. No. तो ये 2 raised to 4 greater than 2 raised to 3, yes or no? Yes. इसमें 4 greater than 3 होता है, बट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे 3 क्या हो जाता है, लेस देन 4 हो जाता है। तो इसमें ये इनइक्वालिटी का मेन ये होता है, ए टू दी पावर एम ग्रेटर देन ए रेस टू एन कब हो, इंप्लाइज एम ग्रेटर देन एन कब होगा, इफ ए वैल्यू मोर देन 1, ए का वैल्यू जब मोर देन 1 होगा तो आपको ये फंक्शन मिलता है, यू विल गेट, आप x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, मैं आगे जितना जा रहा हूँ ना आपका y का वैल्यू बढ़ रहा है ना, ax के लिए आपका ये y, ax के लिए ये आपका y, ये x के लिए ये y, मैं जितना आगे जा रहा हूँ, मेरा आगे जा रहा हूँ मतलब मेरा x वैल्यू बढ़ रहा है, मेरा x वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो दैट टाइम विल गेट दिस टाइप ऑफ फंक्शन, a raised to m greater than a raised to n implies m greater than n if a more than 1. जब a less than 1 होता है ना, मैं जितना आगे जा रहा हूँ मेरा y का वैल्यू कम होता जा रहा है, मेरा x वैल्यू बढ़ रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ मतलब मेरा x वैल्यू बढ़ रहा है, बट आहिस्ता आहिस्ता मेरा y का वैल्यू कम हो जाता है। okay? वो टाइम पर आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, implies m less than n if a lies in between 0 to 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सेम साइन, इनइक्वालिटी का सेम साइन कब होता है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, अपोजिट साइन कब होता है, जब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सेम साइन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अपोजिट साइन, आप ऐसे याद रखोगे तो थोड़ा आपको हेल्प करेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपका बेस मोर देन 1 होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बेस लाइज इन बिटवीन 0 to 1 होता है। तो a रेज टू m ग्रेटर देन a रेज टू n, हमेशा m ग्रेटर देन n नहीं होता है, m ग्रेटर देन n कब होगा, जब आपका बेस मोर देन 1 होगा, अदरवाइज बेस जब 0 to 1 के अंदर रहता है ना, आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर के लिए ये लेस होगा, m लेस देन n। देखिए
डन। नेक्स्ट लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस बी। एक्चुअली ये इनवर्स फंक्शन से इनवर्स फंक्शन सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये इनवर्स। इफ 2⁻³ इज इक्वल टू 8 तो इसको आप लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हो। देन log 8 base 2 is equal to 3। log 8 base 2 is equal to 3। इसका मतलब log x base b is equal to लैम्बडा होगा। दैट इम्प्लाइज इसको आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो b रेज टू लैम्बडा, b रेज टू बेस का पावर, ये बेस का पावर होगा, b रेज टू लैम्बडा इज इक्वल टू x। ओके, तो log x y is equal to log x base b defined only when x greater than 0, x greater than 0 होना चाहिए and your base, this is base lies in between base greater than 0 and base is not equal to 1। base 1 नहीं होगा, base greater than 0 होगा, 1 नहीं होगा and x value greater than 0 तब जाके log x डिफाइंड होते हैं, अदरवाइज log x डिफाइंड नहीं। समझ में आया? कोई भी लॉग को लॉगरिथम फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका डोमेन फिर क्या होगा? इसका भी लाइक एक्सपोनेंशियल का जैसे 3 ग्राफ मिला था, इसका 2 ग्राफ मिलता है। एक ग्राफ के लिए फंक्शन नहीं बनता है। एक ग्राफ मिलता है उधर, जैसे एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग कांस्टेंट था। कांस्टेंट कब था? जब बेस 1 था। इसमें बेस 1 नहीं होगा, इसलिए वो उसका नहीं बनता है। विल गेट एक इंक्रीजिंग ग्राफ ऐसे मिलता है। एक ऐसे ग्राफ मिलता है। ये होता है आपका y इज इक्वल टू log x बेस b, बेस आपका मोर देन 1। उधर भी चेक करो, आपका जब बेस मोर देन 1 था ना, बेस मोर देन 1 था, यू हैव इंक्रीजिंग ग्राफ। इधर भी वही रहेगा, बेस मोर देन 1 जब होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ।
बेस जब मोड लेस देन 1 होगा, 0 to 1 के अंदर रहेगा, यू विल गेट डिक्रीजिंग ग्राफ। कैसे मिलेगा? इसका उल्टा ग्राफ मिलेगा। You'll get graph like this. This is the graph of y is equal to log x base b, where b lies in between 0. बाकी 1 के लिए इधर जो ग्राफ मिला था, इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है, y इज इक्वल टू एक्स चेंज हो जाता है। ओके, तो एक्चुअली लॉग का इसको एक्सचेंज करोगे, y की जगह x डाल दोगे तो आपको ऐसे मिलेगा ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। इज दिस ए फंक्शन? ये ग्राफ फंक्शन होता है? नो सर। नहीं होगा ना। एक x के लिए क्या होता है, मैनी y रहा, बहुत सारी इमेजेस रहा, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए वो हट जाता है फंक्शन से। दिस टू आर द लॉगरिथम ग्राफ। बेस जब मोर देन 1 होगा इंक्रीजिंग होगा, बेस जब लाइज इन बिटवीन 0 to 1 होगा डिक्रीजिंग। तो डोमेन क्या मिला? व्हाट इज द डोमेन? x का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है? x का वैल्यू आपका देखो, लेफ्ट साइड में कोई ग्राफ नहीं, y एक्सिस का लेफ्ट साइड में कोई ग्राफ नहीं। 1 to infinity. नो, 1 तो आपका इधर है, दिस इज द 1,0। इसमें मिला था 0,1, इसमें मिल रहा है 1,0, ये भी 1,0। 1 से ग्राफ थोड़ी स्टार्ट हो रहा है, 1 से पहले भी ग्राफ है ना, ये सब इसमें भी ग्राफ है। मैंने इधर लिखा ना, ओनली व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका जो ग्राफ है ना, दोनों ग्राफ राइट साइड ऑफ द y एक्सिस है, राइट साइड ऑफ द y एक्सिस है। तो डोमेन होगा 0 से लेके इंफिनिट तक। रेंज क्या होगा? आपका y का वैल्यू कहां से कहां तक है? ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ये ऐसे कम माइनस होगा, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरा नेगेटिव इन्फिनिटी टू प्लस, तो पूरे रियल नंबर। इसका भी वही है, ये इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग ग्राफ, ये आपका डिक्रीजिंग। नाउ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज यू नो, बाकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, शायद आपको लास्ट टाइम बताया होगा। एक ln x क्या होता है? हम ln x क्या होता है? लॉग। फिर log x क्या होता है? सर मतलब वो लॉग का शॉर्ट फॉर्म है ना? नहीं, इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग उसको बोला जाता है। इसका मतलब होता है log x बेस e, इसका बेस बाय डिफॉल्ट e होता है। ln मतलब जो वेरिएबल सिस्टम में हम ln यूज करते हैं, log अलग होता है, ln अलग होता है। log जो होता है ना, सपोज आपको log 32 दिया गया, कुछ नहीं दिया गया मतलब बेस कुछ नहीं दिया गया, मतलब बाय डिफॉल्ट इसका बेस 10 होता है, नंबर सिस्टम में बेस 10 होता है। बट आपको log x² + 3 दिया गया, कुछ बेस नहीं दिया गया, ये बाय डिफॉल्ट ln होता है, ln ऑफ x² + 3। इसका मतलब होता है इसका बेस e होता है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड लॉग नहीं होता है, और डिफरेंट बेस के लिए डिफरेंट रहता है। बेस जहाँ पे दिया जाएगा दैट इज, सपोज बेस इधर आपको 30 मतलब 4 दिया गया, देन
log 32 बेस 4 ऐसे ले जाते। सेकंड, log mn क्या होता है? log m plus log n. log m plus log n, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। log 6 डिफाइंड होगा, सपोज बेस 10 रखो, डिफाइंड होगा, यस और नो? Is log 6 base 10 defined or not? No sir. क्यों? क्यों नहीं होगा? क्या दिक्कत क्या है? मतलब आपका x का वैल्यू 6 के लिए आपके पास ग्राफ नहीं है क्या? सपोज ये 6 है, 6 के लिए आपका ग्राफ नहीं है क्या? है sir. है तो डिफाइंड होगा, क्या प्रॉब्लम है? Okay sir. Can I write 6 as -2 -3 into -3? Yes sir. Yes, sir. अब आपका फॉर्मूला डालो, आप जो बताए। तो ये हो गया आपके लिए m, ये हो गया n, log mn log of -2 plus log of -3. Is log of -2 defined? No. क्योंकि नेगेटिव के लिए आपके पास कोई ग्राफ नहीं ना, when x नेगेटिव आपके पास कोई ग्राफ नहीं है। लॉग कब डिफाइंड होता है? जब x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है? तो ये log ऑफ -2 बेस 10 मैंने लिखा, तो ये फिर डिफाइंड नहीं होगा। तो हाउ LHS इक्वल RHS? तो ये गलत है। बट आप इसका उल्टा लिखोगे देन वो सही हो जाएगा। इफ यू राइट log m plus log n is equal to log mn, then it is correct. If left side defined, right side always defined. यहाँ पे लेफ्ट साइड डिफाइंड हो रहा है बट राइट साइड डिफाइंड नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट गलत है। आपका log m कब डिफाइंड होगा? log m कब डिफाइंड होगा? जब m ग्रेटर देन 0 रहेगा, है कि नहीं? आप एक केस में m की जगह -2 ले नहीं पाओगे। Here you can't take m as -2, n you can't take -3, but एक केस में आप -2 into -3 लिख सकते थे, जिसका प्रोडक्ट मुझे 6 दे रहा था, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। बट log m plus log n given मतलब m and n both positive. If m and n both positive, mn पॉजिटिव होगा ही होगा। तो ये डिफाइंड होगा तो ये डिफाइंड होगा। बट यहाँ पे mn पॉजिटिव मतलब does not means m and n both पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब नेगेटिव होगा ये डिफाइंड नहीं होगा, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपके बुक में बहुत सारे दिया होगा ऐसे, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ, आपको ये लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, log mn बेस b is equal to log of mod m plus log of mod m। ये लिखोगे then it is correct। ये समझ में आया कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था कि नहीं? आपका +6 you can write -2 into -3,
Yes or no? Yes. Log 6 defined. Yes or no? Yes, sir. Yes. So if we use log both these sides, then log 6 is equal to log of -2 plus log of -3. मतलब if I change 6 as -2 into -3, then this became log of -2 plus log of -3. This is not correct. आपका लेफ्ट साइड डिफाइंड हो रहा है बट राइट साइड डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, तो स्टेटमेंट गलत होगा. बट एक केस में आपका लेफ्ट साइड डिफाइंड होगा. लेफ्ट साइड डिफाइंड जब होगा, राइट साइड डिफाइंड होगा ही होगा, क्योंकि आप एम की जगह नेगेटिव वैल्यू ले नहीं पाओगे. आपको एम ग्रेटर देन 0 करना ही पड़ेगा इधर. बट एक केस में एम एन ग्रेटर देन 0 तो था आपके पास, बट एम एन जब ग्रेटर देन 0, एम एन इंडिविजुअली ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं तो इंडिविजुअली दोनों नेगेटिव हो जाएगा. तो जब नेगेटिव में ले लेता हूँ ना, तब केस आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होता है, ये करेक्ट होता है. नहीं, आपको इसी हिसाब से लिखना है तो आपको मॉडुलस यूज करना पड़ेगा. मॉडुलस यूज करने के बाद क्या होता है, एम का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो पाता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो फिर लॉग डिफाइंड हो जाएगा. बट आप लोग 10th मतलब 9th 10th में जो स्कूल लेवल में log mn इक्वल टू log m प्लस log n पढ़ के आए हो, उधर नेचुरल नंबर के ऊपर होता था, इसलिए ये चल जाता था. बट यहाँ पे नहीं हो. यहाँ पे तो हम नंबर रियल नंबर सिस्टम पूरा यूज कर रहे हैं, तो इधर नहीं होगा. ठीक है. तो आपको कोई कौन सा फॉर्मूला याद रखना है तो आप डिसाइड कीजिए. फर्स्ट वन नहीं होगा, सेकंड और थर्ड, ये दोनों से किसको याद रखोगे, तो इसी हिसाब से मैं लिख देता हूँ. कोई लिखता हूँ log m base b plus log n base b, it is log mn. Okay. Similarly log m base b minus log n base b क्या होता है, ये क्या होगा, Log m by log n. log m by n. log m by log n नहीं, log m by n. log n log m कितना होगा, log m raised to n. आप लोग जो याद रखे थे ना, उसको उल्टा करके याद रखो, वो करेक्ट. ठीक है. अच्छा, सर log b base, एक्सपोनेंशियल का उल्टा है ना ये. हाँ हाँ, log b base b is what, 1. 1. log a base b you can write log a upon log b, और कुछ बेस आप रख सकते हो, बट दोनों के लिए सेम बेस होना चाहिए. और क्या जानते हो, log a बेस b, अच्छा log एक बार log 1 बेस b कितना होता है, log 1 बेस b क्या होता है,
1 के लिए क्या वैल्यू मिला आपको? 0 मिल रहा है ना, when x equal to 1 y 0, x equal to 1 y 0, तो log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। log a base b you can write 1 upon log b base a, बट यहाँ पे a नॉन जीरो नॉन 1 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 1। और क्या बताए? log यहाँ पे आपको है log a base b to the power n, क्या लिखोगे? ये तो ऑलरेडी लिखे हैं, log m a raised to m base b, क्या लिखते हो? m log a base b, ये मल्टीप्लाई हो जाता है प्रोवाइडेड a ग्रेटर देन 0 होगा तो, ओके, नेगेटिव होगा तो नहीं होगा। सिमिलरली log a b रेज टू n, b रेज टू n होगा तो आप n को भी बाहर निकाल सकते हो, बट वो होगा 1/n log a base b। इसका जितना पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, इसका जितना बेस का जितना पावर होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो इसको कंबाइन करके आप ऐसे लिख सकते हो log a रेज टू m b रेज टू n, you can write m/n log a base b, मतलब ये पावर मल्टीप्लाई हुआ, इसका पावर डिवाइड हो गया। और क्या पता है? बोलो। a to the power b रेज टू log a base b क्या होगा? एक्सपोनेंशियल का बेस लॉगरिथम का बेस जब इक्वल हो जाता है तो दोनों कैंसिल होके a दे देता है। लॉग का बेस एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल का बेस लॉग का बेस जब सेम हो जाता है ना, देन वो कैंसिल होके a दे देता है। और एक a टू दी पावर log x बेस b, आप ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, यू कैन राइट x टू दी पावर log a बेस b। if log a base b is equal to log c base b implies a equal to c, दोनों का बेस लेकिन सेम होना चाहिए, होगा तो कैंसिल होके सिर्फ a equal to c होगा। inequality, if log a base b greater than log c base b implies what? वही कंडीशन आएगा, इंक्रीजिंग के लिए सेम साइन, डिक्रीजिंग के लिए अपोजिट साइन। जब ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होगा सेम साइन देगा, मतलब बेस मोर देन 1 सेम साइन, बेस लाइज इन बिटवीन 0 to 1 अपोजिट साइन होगा। तो ये हो जाएगा a ग्रेटर देन c इफ b मोर देन 1, अदरवाइज b जब लाइज इन बिटवीन 0 to 1 होगा वो अपोजिट साइन करेगा, ग्रेटर के लिए लेस होगा, ये लेस देन c। ये सब आपका प्रॉपर्टीज शायद आप पढ़े होंगे, मतलब बेसिक मैथ हुआ तो लास्ट टाइम, राइट? लिख लो।
Oh my God. Done. Yes, sir. Okay. So next one, increasing function. What is increasing function? Yes, sir. This is an increasing function. This function also an increasing function. इसका मतलब मैं जितना आगे जा रहा हूँ, x का वैल्यू मेरा जितना बढ़ रहा है, y का वैल्यू बढ़ रहा है. करेक्ट? चेक करो. मैं आगे जाऊंगा मतलब x का वैल्यू बढ़ेगा. सपोज ये 1, ये 2, ये 3. इसका मतलब मैं आगे जब जा रहा हूँ मेरा x का वैल्यू बढ़ रहा है, उसी हिसाब से आपका y का वैल्यू भी बढ़ रहा है. यहाँ पे y वैल्यू नेगेटिव था, -2 फिर 0 हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, ऐसे बढ़ रहा है. तो इसको कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट? इफ x1 x2 belongs to domain and x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2. x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2. ये x1 ये x2, x1 less than x2 and functional value मतलब y का वैल्यू. इसका y का वैल्यू भी x1 less than x2, ये y1, ये आपका y1, ये आपका y2, मतलब f of x1 less than f of x1.
सेम साइन, लेस के लिए लेस रहेगा, ग्रेटर के लिए ग्रेटर होगा। और x3 x4 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन में होना चाहिए such that x3 more than x4 implies f of x3 more than f of, देखो लेस के लिए लेस, ग्रेटर के लिए ग्रेटर, सेम साइन, आप ऐसे याद रखो, सेम साइन। ओके, then the function f of x called f of x is called an increasing function, इसको इंक्रीजिंग बोला जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोला जाता है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोला जाता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। करेक्ट। तो मैं जितना आगे जाऊंगा, x वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू बढ़ेगा, x वैल्यू कम हो रहा है, y का वैल्यू कम होगा, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन बोलो, और स्ट्रिक्टली बोलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताओ, और यू कैन कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसका अल्टरनेटिव आप कर सकते हो, दिस इज एक्चुअली ओरिजिनल डेफिनेशन, अल्टरनेटिव यू कैन यूज आप कहीं पे भी एक कर्व के ऊपर आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट कौन सा एंगल दे रहा है, मतलब कैसा एंगल देगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट क्या दे रहा है, एक्यूट एंगल दे रहा है ना। एक कर्व के ऊपर आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ईच एंड एवरी टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। टेंजेंट को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलते हैं, tan theta. m is equal to tan theta, okay, slope, तो that also dy by dx, फिजिक्स में अभी हुआ होगा आपका, dy by dx, okay, dy by dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, okay, if let function f of x is equal to y is equal to is an increasing function if y is equal to f of x is an increasing function, then dy by dx greater than 0, dy by dx greater than 0, एक्यूट एंगल करेगा तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो tan dy by dx greater than 0, बट इसमें नोट कर सकते हो रिवर्स इज नॉट ट्रू, okay, but dy by dx greater than 0, that does not means f of x is an increasing function. कोई एक पॉइंट पर आप टेस्ट कर दिए, सपोज आप दिस इज द फंक्शन, ये कुछ पोर्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, कुछ डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 दिलाएगा ए पॉइंट पर, दैट डज नॉट मींस पूरा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है।
इंक्रीजिंग होगा तो डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट इज करेक्ट. बट डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट डज नॉट मीन्स फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. और एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन. वो क्या होता है? इसका उल्टा होगा. मैं आगे जाऊंगा, मेरा वैल्यू कम होता जाएगा. एक्स वैल्यू बढ़ेगी तो आपका वाई का वैल्यू कम होगा. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन. मैं आगे जा रहा हूँ, मेरा वाई का वैल्यू कम, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है. ये नेगेटिव में जा रहा है तो इसलिए और कम हो जाता है. x1 x2 belongs to domain such that x1 less than x2 implies f of x1 greater than opposite in sign. Okay, x1 less than x2 implies f of x1 more than f of x2. Then function f of x is called or decreasing function. Decreasing बोलो, strictly decreasing बोलो. और you can call also monotonically decreasing. Okay. Alternative also, if f of x be a decreasing function, then आप कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो ऑब्ट्यूज एंगल दिलाएगा. आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो ऑब्ट्यूज एंगल दे रहा है. देन डी बाई डी एक्स लेस देन जीरो, डी बाई डी एक्स लेस देन जीरो. ओके. सिमिलरली डी बाई डी एक्स लेस देन जीरो फंक्शन हम बोल नहीं पाएंगे, हमेशा डिक्रीजिंग होगा, वो भी रहेगा. दैट डज नॉट इम्प्लाइज. डिक्रीजिंग होगा तो डी बाई डी एक्स less than 0, that does not imply f of x be a decreasing. Right.
डन। अच्छा मुझे बताइए, आप सपोज आपका ग्राफ ऐसे है, तो ये ग्राफ को क्या बोलोगे? सपोज आपका ग्राफ ऐसे है, ऐसे ग्राफ को क्या बोलोगे? ऐसे फंक्शन को क्या बोलोगे? हम्म, इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग। ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नहीं तो कांस्टेंट जा रहा है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका क्या होता है? इसका प्रॉपर्टीज कैसे होता है? मैं जितना आगे जा रहा हूं, मैं जितना आगे जा रहा हूं, मेरा y का वैल्यू बढ़ रहा है, नहीं तो इक्वल हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे y का वैल्यू बढ़ रहा है, बट ये पोर्शन आप चेक करोगे तो y का वैल्यू सेम है। मेरा वैल्यू x का वैल्यू बढ़ रहा है, बट y का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन एंड x1 लेस देन x2 implies f of x1 लेस देन f of x2, नहीं तो इक्वल टू f of x2। और आपका dr/dx क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये होता है आपका नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर ये फंक्शन को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कभी इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नहीं तो इक्वल हो रहा है। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें क्या होगा? x3 x4 belongs to domain and x3 less than x4 implies f of x3 greater than or equal to, ये डिक्रीजिंग के वजह से मतलब डिक्रीज हो रहा था, नहीं तो इक्वल हो रहा था, इसलिए अपोजिट साइन हो जाएगा। f of x3 greater than or equal to f of x4। और alternately we can use dy/dx less than or equal to 0। समझाइए। यस सर। लिख
Find out domain of the following questions.
डन। -4/3 to +4/3 ओपन। आंसर 1 0 to 4। ये कब डिफाइंड होगा? √16 - 9x² कब डिफाइंड होगा? If 16 - 9x² मोर देन और इक्वल 0, इक्वल 0 भी हो सकता है, 0 का √0 होता है, नेगेटिव होगा तो नहीं हो। ओके, एक माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? आपको हमेशा x² का जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसका कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करना पड़ता है। माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये -16 होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 9x² - 16 इनइक्वालिटी क्या होगा? इनइक्वालिटी हमेशा चेंज होता है, नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होता है, पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी सेम रहता है। इसको फैक्टराइज कर दो और दिस वन यू कैन राइट 3x + 4, ये तो कंप्लीट स्क्वायर मतलब a² - b² फॉर्मेट में आ रहा है। दिस वन यू कैन राइट 3x होल स्क्वायर माइनस 4² लेस देन इक्वल टू 0, 3x + 4 into 3x - 4 less than equal 0. Now use Weaver method. Your critical points are -4/3 + 4/3. Extreme right plus minus plus, मुझे नेगेटिव चाहिए तो इसके अंदर होगा, ठीक है। अच्छा, इक्वल साइन इज देयर, इक्वल साइन रहेगा तो आपका ब्रैकेट क्लोज होता है, ओपन नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई आपका x बिलोंग्स टू -4/3 से लेके +4/3, तो डोमेन क्या होगा? -4/3 to +4/3 both closed, not open, क्लोज इंटरवल होगा। तो यहाँ पे जो ओपन दिया ये गलत है, ये 0 to 4 कैसे मिला? सेकंड वन, ये कब डिफाइंड होगा? ये कब डिफाइंड होगा? जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो मतलब नॉन जीरो होगा, इनफैक्ट स्क्वायर रूट के अंदर है, तो x² - 5x + 6 स्ट्रिक्टली मोर देन 0, इसमें इक्वल 0 हो नहीं पाएगा। एक केस में इक्वल 0 होता था, इसमें हो नहीं पाएगा। If x² - 5x + 6 strictly more than 0, ये फैक्टराइज हो जाता है, तो इट इज x - 2 into x - 3 more than 0. Use your Weaver method. Roots are critical points are 2 and 3. So arrange your critical points on your number line or roots on your number line. Extreme right plus minus plus, मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ये होगा, ये होगा। आंसर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? स्ट्रिक्टली मोर देन और स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए ओपन ब्रैकेट रहता है, मोर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के लिए क्लोज ब्रैकेट होता है, तो ये प्रोपोर्शन में होगा। तो x बिलोंग्स टू
2 से कम है अप टू माइनस इन्फिनिट तक रहेगा, माइनस इन्फिनिट से लेके 2 बोथ ओपन यूनियन 3 से लेके ये होगा आपका आंसर। समझाइए। Yes, sir. राइट डाउन।